हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम टू डायमेंशनल कॉलिजन को कंसीडर करने वाले हैं। देखिए, अब तक हमने वीडियो लेक्चर्स में पढ़ा कॉलिजन। तो इस वीडियो लेक्चर का टाइटल है द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। देखिए, अब तक हमने केवल वन डायमेंशनल यानी एक विमीय टक्कर को ही कंसिडर किया है, एक विमीय टक्कर को ही पढ़ा है। अब देखिए, इस केस के अंदर हम टू डायमेंशनल इलास्टिक कॉलिजन द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर का डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर जो होती है उसका एक एप्लीकेशन है। उसका जो एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन है स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन। वो जो एप्लीकेशन है वो है न्यूट्रॉन का मंदन। न्यूट्रॉन का मंदन, स्लो डाउन करना। देखिए, स्लो डाउन ऑफ न्यूट्रॉन। देखिए, जब यूरेनियम 235 का विखंडन होता है तो उस प्रोसेस के अंदर बहुत सारे न्यूट्रॉन हाई वेलोसिटी और हाई एनर्जी के साथ एमिट होते हैं। तो किस तरीके से उन न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन किया जाए, वो यही कंसेप्ट है। इसी कंसेप्ट के बेस पर यह पता लगाया गया है कि न्यूट्रॉन्स की स्पीड को कैसे स्लो डाउन किया जाए। तो देखिए, ये जो टॉपिक है टू डायमेंशनल कॉलिजन, तो इसको डिस्कस करते हैं। देखिए, द्विविमीय टक्कर। द्विविमीय टक्कर का मतलब है कि यहाँ पर कोई पार्टिकल है जिसका मास है m1। सबसे पहले इसको हम डिस्कस करते हैं प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में यहाँ पर देखिए कोई m1 पार्टिकल है। अब ये जो m1 पार्टिकल है इसकी वेलोसिटी अपन ने मान ली यहाँ पर है u1। किसके अंदर है? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में। और यहाँ पर एक है m2 पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी अपन ने मान ली u2। किसके अंदर? प्रयोगशाला निर्देश तंत्र के अंदर डिस्कशन चल रहा है। अब अपन यह मानते हैं कि ये दोनों पार्टिकल, ये y डायरेक्शन है और ये x डायरेक्शन है। ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। तो ये दोनों जहां पर इनकी टक्कर होती है, m1 पार्टिकल θ1 एंगल पर और m2 पार्टिकल θ2 एंगल, किससे? x अक्ष से θ2 एंगल बनाता हुआ डाइवर्ट हो जाता है। तो m1 पार्टिकल यहाँ पर देखिए टक्कर के बाद v1 और ये वेलोसिटी v2 से। देखिए, कंसेप्ट को ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर m1 पार्टिकल u1 वेलोसिटी से आ रहा है, m2 पार्टिकल u2 वेलोसिटी से है। अब अपन ये कंसिडर करते हैं कि जो u2 है, u2 बराबर क्या है? 0 है। कि ये जो m2 पार्टिकल है ये किसके अंदर है? रेस्ट में है। ये अपनी रेस्ट स्टेट के अंदर है। अब अपन यह मानते हैं कि m1 पार्टिकल m2 पार्टिकल से आकर कॉलिजन करता है। टू डायमेंशन कॉलिजन कंसिडर करके चल रहे अपन। ये y डायरेक्शन, ये x डायरेक्शन। और टक्कर के बाद जैसे ही इस पॉइंट पर इन दोनों की कॉलिजन होती है, अदरवाइज किसी भी पॉइंट पर, जैसे अपन ने मान लिया ये ओरिजिन O है, तो O पर इनकी टक्कर हो रही है। तो जिस पॉइंट पर इनकी टक्कर होती है, टक्कर के बाद m1 पार्टिकल θ1 एंगल पर और m2 पार्टिकल θ2 एंगल पर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो देखिए, हमारे पास दो कंसेप्ट थे, एक मोमेंटम कंजर्वेशन, संवेग संरक्षण का नियम, और एक था ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो मेनली जो इलास्टिक कॉलिजन होती है वो संवेग संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण दोनों के नियम का पालन करती है। तो मैं एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूँगा, संवेग संरक्षण का नियम होता है कि टक्कर से पहले का संवेग, टक्कर से पहले का टोटल संवेग, कुल संवेग, टक्कर के बाद कुल संवेग के बराबर होना चाहिए। और ठीक इसी प्रकार टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा टक्कर के बाद की कुल ऊर्जा के बराबर होनी चाहिए। तो ये दोनों जो कंसेप्ट हैं, ये दोनों सिद्धांत हैं संवेग संरक्षण का और ऊर्जा संरक्षण का। तो इसी के आधार पर इलास्टिक कॉलिजन होती है। तो देखिए, सबसे पहले हम लगाते हैं इसके अंदर संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण, संवेग संरक्षण का नियम, संवेग संरक्षण का नियम। देखिए, इस वीडियो लेक्चर के अंदर
तो मेनली ये जो टॉपिक चल रहा है यही वीडियो लेक्चर नहीं, कंप्लीटली जो अब तक मैकेनिक्स के सारे वीडियो लेक्चर हैं वो एक प्लेलिस्ट के रूप में अवेलेबल हैं, और इसके साथ साथ ही मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो नोट्स को बड़े ध्यान से देखते हुए उन कंसेप्ट को आप वीडियो लेक्चर के माध्यम से समझ सकते हो। और इसके साथ ही मैं आपको इम्पोर्टेंट स्टडी मटेरियल जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हुए, कुछ कंसेप्ट हुए, उसका PDF अवेलेबल करवा दूंगा। अगर आपको नोट्स चाहिए, एक कंप्लीट वीडियो लेक्चर की सीरीज चाहिए, तो आप हमारी एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर आपको नोट्स मिलेंगे, उसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF मिलेगी। देखिए, वेरियस यूनिवर्सिटीज़ को ध्यान में रखकर ये सिलेबस बनाया गया है, सीरीज बाय सीरीज इसके अंदर वीडियो लेक्चर्स ऐड किए जा रहे हैं। तो देखिए, अपन टॉपिक पर आते हैं। टू डायमेंशनल मोशन के अंदर एक m1 पार्टिकल u1 वेलोसिटी से आ रहा है, एक m1 कण u1 वेग से m2 जो रेस्ट के अंदर है उससे टकराता है। टकराने के बाद m1 v1 वेलोसिटी से चला जाता है और m2 v2 वेलोसिटी से चला जाता है। दोनों के बीच का जो कोण बनता है θ1 और θ2, किससे? मुख्य अक्ष से, जहां पर वो टकराते हैं। तो देखिए, संवेग संरक्षण का नियम अप्लाई करते हैं हम यहाँ पर। संवेग संरक्षण का नियम, तो यहाँ पर अपन टू डायरेक्शन की बात कर रहे हैं, तो ये है x डायरेक्शन, ये है y डायरेक्शन। अब देखो, यहाँ पर θ1 एंगल बन रहा है, तो देखो संवेग हो गया m1 u1 m1 v1 cos θ1, यहाँ पर m2 v2 cos θ2, और इधर हो गया m2 v2 sin θ2, m1 v1 sin θ1। देखिए, यहाँ पर टक्कर हुई, टक्कर के बाद मोमेंटम जो संवेग है उसके घटक थीटा की डायरेक्शन में cos थीटा में आएंगे, और जिधर एंगल नहीं बन रहा है उधर किस में आएंगे? sin थीटा में। तो देखिए, x दिशा के अंदर देखते हैं संवेग संरक्षण का नियम किस में? x दिशा में। x दिशा में संवेग, टक्कर से पहले, ये पूरी x डायरेक्शन है, टक्कर से पहले का संवेग m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर टक्कर के बाद का संवेग m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। अब देखिए, किसके अंदर है m2 पार्टिकल? रेस्ट में है, तो इस कंडीशन में u2 बराबर क्या हो गया? 0। तो x डायरेक्शन में m1 u1 बराबर m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, इक्वेशन नंबर 1। देखिए, ये चीज हम लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करके चल रहे हैं, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में टू डायमेंशनल मोशन। अब देखो, ये x डायरेक्शन हो गया अपना, अब निकालते हैं ये y डायरेक्शन में, y दिशा में संवेग संरक्षण का नियम। अब देखिए, ये y डायरेक्शन है, जब पार्टिकल x डायरेक्शन में कंसीडर करके चल रहे हैं अपन, तो y डायरेक्शन में तो कोई पार्टिकल नहीं है यहाँ पर भाई, यहाँ से लेके यहाँ तक इस एक्सिस पर कोई भी पार्टिकल नहीं है, तो इसका मतलब y डायरेक्शन में जो मोमेंटम है वो क्या हो गया? 0। अब टक्कर के बाद क्या होगा? m1 v1 sin θ1 माइनस, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, माइनस m2 v2 sin θ2, इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए, ये अप्लाई हो गया हमारा संवेग संरक्षण का नियम, किसमें? x डायरेक्शन में और y डायरेक्शन में। अब हम अप्लाई करते हैं ऊर्जा संरक्षण का नियम। ऊर्जा संरक्षण के नियम से, तो देखिए, ऊर्जा संरक्षण का नियम ये कहता है कि टक्कर से पहले की ऊर्जा m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। टक्कर से पहले की ऊर्जा टक्कर के बाद की ऊर्जा के बराबर होगी। देखिए, एनर्जी के अंदर क्या हुआ? u2, वही हमारे पास u2 बराबर 0, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, हाफ m1 u1 का स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 3। देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर 3 इक्वेशन आ गए। x डायरेक्शन में मोमेंटम की इक्वेशन,
वाई डायरेक्शन में मोमेंटम की इक्वेशन और ऊर्जा संरक्षण के नियम से कितनी एनर्जी होगी। अब देखिए अपन को यहाँ पर क्या क्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमारे पास कैलकुलेट करने के लिए यहाँ से शुरू करते हैं। क्या होना चाहिए, θ1 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए, θ2 होना चाहिए, उसके बाद V1 होना चाहिए, क्या होना चाहिए, V1, और फिर क्या होना चाहिए, V2। तो ये जो क्वांटिटी है ये अननोन है हमारे पास। भाई अपन इसको नोन लेकर चल रहे हैं, भाई U1 इतनी वेलोसिटी है, U2 रेस्ट में है, तो ये दोनों नोन है। बाकी सारी क्वांटिटी इधर वाली क्या है, अननोन है, इनको अपन नहीं जानते। तो मैथमेटिक्स का एक रूल आप लोगों ने पढ़ा होगा, 11th 12th में खूब पढ़ा होगा, 10th क्लास से पढ़ाया जाता है आपको, कि अगर आपको चार वेरिएबल्स अपन चार का एग्जांपल लेके चलते हैं, क्योंकि यहाँ पे चार वेरिएबल्स हैं, चार वेरिएबल्स की वैल्यू ज्ञात करनी है। अगर आपको चार वेरिएबल्स की वैल्यू ज्ञात करनी है और इक्वेशन केवल कितनी है, तीन ही है, तो आप उनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। देखिए हमारे पास यहाँ पर वेरिएबल्स तो चार है, क्वांटिटी चार है और इक्वेशन तीन है। तो प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में हम 2 डायमेंशनल मोशन को कंसिडर नहीं कर सकते, 2 डायमेंशनल मोशन की स्टडी नहीं कर सकते। तो इसकी स्टडी अब हम करेंगे लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में तो होगी, अब करेंगे सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। देखिए अब द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में करने के लिए पहले तो इसको मिटाता हूं। देखो इसका एक एप्लीकेशन है न्यूट्रॉन का मंदन। तो न्यूट्रॉन का मंदन इजीली हो जाएगा अगर आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया, क्योंकि न्यूट्रॉन के अंदर भी जो मंदक होता है वो U2 बराबर 0 पोजीशन में ही होता है। सेम केस होता है, केवल इसका एप्लीकेशन है। तो देखिए इसी के अंदर इसको कंसिडर करके चलेंगे। एक बार इसको मिटा देता हूं मैं। देखो द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में अपन यह मानते हैं कि द्रव्यमान, ये तो था प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में, अपन लिखते हैं इंग्लिश में शॉर्ट में लिखता हूं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में यहाँ पर जो पार्टिकल है M1, इसकी वेलोसिटी है U1 डैश, U1 डैश लेबोरेटरी में कितनी है, U1। एक पार्टिकल है M2, इसकी वेलोसिटी है U2 डैश। अब अपन ने U2 डैश को 0 कंसीडर करके नहीं चले, दोनों के अंदर कुछ वेलोसिटी है देखो, और इनके बीच में टक्कर होती है। तो थीटा एंगल बनाते हुए, जहाँ पर टक्कर होती है थीटा एंगल बनाते हुए M1 पार्टिकल इधर V1 डैश से और M2 पार्टिकल इधर V2 डैश वेलोसिटी से इधर आ जाता है। देखिएगा लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसको स्टडी कर रहे हैं अपन, द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर। अगर द्विविमीय प्रत्यास्थ टक्कर है, कौन सी है, प्रत्यास्थ टक्कर, तो संवेग संरक्षण के नियम का और ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करना चाहिए। तो उस चीज को अपन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कंसीडर करके चले। लेकिन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चार वेरिएबल थे, इक्वेशन 3 थी, तो उसको कैलकुलेट करना पॉसिबल नहीं है। मैथमेटिक्स के रूल के अकॉर्डिंग उसको कैलकुलेट करना ही पॉसिबल नहीं है। तो अपन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को लेकर चलते हैं। अब अपन यह मानते हैं कि M1 पार्टिकल U1 डैश वेलोसिटी से, M2 पार्टिकल U2 डैश वेलोसिटी से आते हैं और टकराते हैं किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। और यहाँ से θ1, सॉरी दोनों सेम है, थीटा एंगल बनाते हुए ये U1 डैश से ये V2 डैश वेलोसिटी से M2 पार्टिकल इधर आ जाता है। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले अपन को देखना है द्रव्यमान केंद्र का वेग। द्रव्यमान केंद्र का वेग, द्रव्यमान केंद्र का वेग होता है VCM बराबर M1 U1 प्लस M2 U2 अपॉन M1 प्लस M2, जहाँ पर ये U1 और U2 क्या है, जरा रिमेंबर करिएगा, आप याद करने की कोशिश करिएगा पिछली वीडियो लेक्चर्स के जरिए। ये U1 और U2 है किसका, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी, देखो पार्टिकल का वेग। तो यहाँ से ये जो क्वांटिटी है U2 बराबर क्या था हमारे पास,
0। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, जो m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2, बिल्कुल इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये क्वांटिटी क्या हो गई 0। अब देखिए m1 कण का सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वेग, द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वेग। देखो इसको यहां लिखते हैं, इधर करके चलते हैं, चलो देखिए m1 कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वेग, तो अपन ने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा है, तो देखिए अपन ने माना u1 डैश, m1 कण का द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में वेग है, उसके बाद ये होता है u1 माइनस VCM, क्या होता है u1 माइनस VCM, और u2 यहाँ से u2 डैश बराबर u2 माइनस VCM, u2 डैश बराबर u2 माइनस VCM। अब देखिए यहाँ से ये क्वांटिटी 0 थी, तो ये हो गया माइनस का बराबर माइनस का VCM, बराबर माइनस का VCM। अब देखो ये है टक्कर से पहले का वेग, किससे, टक्कर से पहले का वेग। अब निकालते हैं टक्कर के बाद का वेग। सबसे पहले कंसीडर करते हैं m1 पार्टिकल के लिए, टक्कर के बाद का वेग m1 पार्टिकल के लिए, तो देखो किसमें, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो v1 डैश बराबर v1 माइनस VCM और v2 डैश बराबर v2 माइनस VCM, v2 डैश माइनस VCM। अब उनको इनके लिए क्या चाहिए, v1 और v2, किसका, लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पार्टिकल की वेलोसिटी है। तो देखो अब यहाँ पर अब हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जीरो मोमेंटम, हम जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस जीरो मोमेंटम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, मतलब शून्य संवेग कि पार्टिकल्स का टोटल मोमेंटम क्या होता है उसके अंदर 0। तो देखिए m1 u1 डैश बराबर ना करके इसको ऐसे लिख सकते हैं m2 u2 डैश बराबर 0। तो इसको आगे कंसीडर करके चलोगे तो देखो m1 u1 डैश बराबर m2 u2 डैश, यहाँ से u2 डैश की वैल्यू निकालो, u2 डैश बराबर m1 अपॉन m2 u1 डैश। इक्वेशन नंबर दे दो इसको 1 दे दो, चलो इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। ठीक इसी तरीके से टक्कर के बाद m1 v1 डैश प्लस m2 v2 डैश बराबर 0, तो m1 यहाँ से किसकी वैल्यू निकालोगे, v2 डैश की, तो v2 डैश बराबर m1, यहाँ से माइनस भी आएगा, m1 अपॉन m2 v1 डैश। इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर देखो इक्वेशन नंबर 2 आ गया। अब अपन को क्या करना है, ये हो गया, इसके अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा दिया अपन ने, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब इसके अंदर एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे, तो टक्कर से पहले की कुल ऊर्जा हाफ m1 u1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 का स्क्वायर बराबर हाफ m1 v1 का स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर। ये क्या है, ऊर्जा संरक्षण, किसमें, ये है ऊर्जा संरक्षण सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में टक्कर से पहले पार्टिकल की वेलोसिटी ये रही, सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी ये रही, मतलब माइनस का VCM। टक्कर के बाद पार्टिकल की वेलोसिटी v1 माइनस VCM और v2 माइनस VCM। तो अपन को u1 डैश u2 डैश v1 डैश और v2 डैश में रिलेशन पता करना है कि इनके अंदर क्या रिलेशन होता है। तो सबसे पहले देखो u2 डैश v2 डैश u2 डैश
डैश आएगा यहाँ पर, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो रही है तो सॉरी भूल गया। देखो U2 डैश यहाँ पर U2 डैश रखेंगे, V2 डैश यहाँ पर V2 डैश रखेंगे। तो एक बार इसको मैं रखता हूँ, देखिए इसको रखता हूँ मैं, देखिए एनर्जी कंजर्वेशन रखते हैं यहाँ पर। सबसे पहले देखिए थोड़ा स्टेप को शॉर्ट करने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, हाफ हाफ, इधर भी हाफ है इधर भी हाफ है, तो हाफ को कॉमन ले लिया अपन ने, हाफ कैंसिल आउट हो गया, हाफ कैंसिल आउट हुआ तो यहाँ पर देखो m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 माइनस का m1 अपॉन m2 u1 डैश पूरे का स्क्वायर, U2 डैश ये क्वांटिटी रख दी अपन ने पूरी, उठा के यहाँ से उठा के इसको यहाँ पर रख दिया। ठीक इसी तरीके से V2 डैश रखेंगे, प्लस हाफ तो कैंसिल आउट कर दिया था अपन ने, m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस m2 माइनस का m1 अपॉन m2 v1 डैश पूरे का स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ से m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस, देखिए m1 यहाँ से ये हो जाएगा m1, स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया स्क्वायर, क्या हो गया स्क्वायर u1 डैश का स्क्वायर, m स्क्वायर करोगे यहाँ पर m2 स्क्वायर, ये m है तो ये कट जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा m2, ठीक है, बराबर m1 v1 डैश का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करेंगे m1 का स्क्वायर v1 डैश का स्क्वायर अपॉन m2 का स्क्वायर करोगे, इधर m2 है, एक m2 से एक m2 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ से कॉमन लेते हैं m1 u1 डैश का स्क्वायर प्लस 1 प्लस, देखिए ये क्वांटिटी कॉमन लेते हैं m1 u1 डैश का स्क्वायर, तो यहाँ बचेगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल टू m1 v1 डैश का स्क्वायर 1 प्लस सेम क्वांटिटी बचेगी इधर भी m1 अपॉन m2, इस क्वांटिटी से ये कैंसिल आउट, m1 से m1 कैंसिल आउट, तो u1 डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू v1 डैश का स्क्वायर। इसी प्रकार देखो u1 बराबर v1 किसके अंदर, u1 डैश इज इक्वल टू v1 डैश मोड के अंदर। इसी प्रकार u2 डैश इज इक्वल टू v2 डैश, u2 डैश इज इक्वल टू क्या होगा v2 डैश। तो ये जो क्वांटिटी है देखिए ये 2 डायमेंशनल मोशन है, क्या है 2 डायमेंशनल मोशन। 2 डायमेंशनल मोशन के अंदर अपन ने देख लिया लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसका कोई मीनिंग नहीं है, हमारे पास वेरिएबल्स 4 थे, इक्वेशंस 3 थी, लेकिन सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में u1 डैश इज इक्वल टू v1 डैश, टक्कर से पहले पार्टिकल का वेग टक्कर के बाद पार्टिकल के वेग के बराबर होगा, ये सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक इसी तरीके से सेकंड पार्टिकल का टक्कर से पहले वेग टक्कर के बाद उसी के वेग के बराबर होगा, तो यहाँ से ये रिलेशन निकलकर आता है। तो देखिए इस कंसेप्ट को अपन मंदक के रूप में यूज कर सकते हैं, न्यूट्रॉन्स के स्लो डाउन के रूप में यूज किया जाता है। ये जो कंसेप्ट है इसको न्यूट्रॉन्स के स्लो डाउन के रूप में यूज किया जाता है। तो न्यूट्रॉन्स का स्लो डाउन, देखिए न्यूट्रॉन का स्लो डाउन, थोड़ा सा रोशनी डाल लेते हैं न्यूट्रॉन्स के स्लो डाउन पर भी इसी वीडियो लेक्चर के अंदर। इसको एक बार इरेज कर देता हूँ क्लियर कंप्लीटली, फिर इसको एक बार न्यूट्रॉन के स्लो डाउन को देखेंगे। तो गाइस देखिए अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको एप्लीकेशन के अंदर एनरोलमेंट करना पड़ेगा और आपको कंप्लीटली स्टडी मटेरियल, अगर आपको CSIR नेट गेट फिजिक्स PhD एंट्रेंस MSc इन सब का स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी साइट पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड होंगे, साथ में असाइनमेंट वगैरह सब कुछ मिलेगा जो आवश्यक है।
अब देखिए न्यूट्रॉन्स का स्लो डाउन देखते हैं। देखिए ये मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज चल रही है, इसके साथ ही जल्द ही हम बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर की भी एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करेंगे। देखिए न्यूट्रॉन्स का स्लो डाउन, न्यूट्रॉन का मंदन, न्यूट्रॉन का मंदन। देखिए न्यूट्रॉन का मंदन, ये जो अपन ने पढ़ा है टू डायमेंशनल अपन ने ये जो पढ़ा है द्विविमीय गति, इसी का एक एप्लीकेशन है न्यूट्रॉन का मंदन। द्विविमीय गति का ही एक एप्लीकेशन है न्यूट्रॉन का मंदन जी। तो देखिए न्यूट्रॉन का मंदन, सबसे पहले अपन यह मानते हैं कि एक न्यूट्रॉन है जिसका मास है m1 और ये आ रहा है u1 वेलोसिटी से। किससे आ रहा है? u1 वेलोसिटी से। और यहाँ पर एक मंदक एटम है m2 जिसका मास m2 है और वेलोसिटी है u2 बराबर 0। और टक्कर के बाद ये यहाँ से m1 इधर चला जाता है, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1, और ये इधर चला जाता है m2, इसकी वेलोसिटी हो जाती है v2। कितने एंगल पर? θ1 और θ2 एंगल पर। अब देखिए अब ये सेम केस लग रहा है जस्ट आपने पहले पढ़ा था इसी वीडियो के अंदर द्विविमीय गति के अंदर। तो इसको अपन लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी किए थे। किसके अंदर? लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में स्टडी किए थे, लेकिन अपन को कोई रिजल्ट नहीं मिला क्योंकि 4 वेरिएबल्स 3 इक्वेशंस आएंगी फिर से अगर इसको उसी स्टेप से करेंगे तो इसको लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में स्टडी ना करके इसकी स्टडी अपन करेंगे द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। तो देखिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में देखते हैं इसको एक बार, स्टार्टिंग से लिखता हूं द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में। देखिए द्रव्यमान केंद्र निर्देश तंत्र में अपन ने माना कि यहाँ पर एक m1 है, न्यूट्रॉन है, इसको n से डिनोट कर देते हैं न्यूट्रॉन। ये u1 डैश वेलोसिटी से आता है। यहाँ पर एक मंदक है जिसकी सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी कितनी है? u2 डैश। और ये कुछ यहाँ पर एक क्वांटिटी यहाँ पर टकराते हैं, m1 इधर और m2 इधर, ये दोनों थीटा एंगल पर, यहाँ से थीटा एंगल पर चले जाते हैं। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 डैश और इसकी v2 डैश हो जाती है। देखिए एक m1 मास का न्यूट्रॉन है, हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स। देखिए न्यूट्रॉन का स्लो डाउन अपन क्यों करते हैं? न्यूट्रॉन का स्लो डाउन तब कि जब यूरेनियम 235 का विखंडन होता है, जब न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर या फिर न्यूक्लियस विखंडन होता है, तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस के विखंडन में, न्यूक्लियर के विखंडन में, नाभिक के विखंडन में, कुछ भी कह सकते हो आप जो आपको सूटेबल लगे, नाभिक के विखंडन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स इमिट होते हैं। तो हाई एनर्जी न्यूट्रॉन्स की एनर्जी को स्लो करने के, काइनेटिक एनर्जी को कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए हम मंदक का यूज़ करते हैं। मंदक देखिए एक पार्टिकल है, दूसरा पार्टिकल आके टकराता है, अपनी वेलोसिटी का कुछ पार्ट, या फिर ऐसे कहे दूसरी लैंग्वेज में, स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ये कहे, अपनी एनर्जी का कुछ पार्ट इसको दे देगा, काइनेटिक एनर्जी ट्रांसफर करेगा, तो इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी और इसको कुछ काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। इस तरीके से न्यूट्रॉन्स की वेलोसिटी को कम किया जाता है। इसलिए अपन को इस कंसेप्ट की आवश्यकता पड़ी न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए। तो देखिए इसको लेकर चलते हैं सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, यहाँ लिख देता हूँ मैं CM, सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस। देखो सबसे पहले टक्कर से पहले m1 कण का वेग, टक्कर से पहले m1 कण का वेग, तो u1 डैश इज इक्वल टू u1 माइनस VCM, इक्वेशन नंबर 1। टक्कर से पहले m2 पार्टिकल का वेग,
m2 कण का वेग, m2 कण का वेग, तो m2 कण का जो वेग है u2 डैश इज इक्वल टू u2 माइनस VCM, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से एक इसको एरो लगा देता हूँ, एक एरो यहाँ पर, टक्कर के बाद वेग, टक्कर के बाद वेग, टक्कर के बाद वेग किसका, m1 कण का। देखिए m1 कण का, m1 कण का टक्कर के बाद सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में वेलोसिटी v1 डैश, प्रयोगशाला निर्देश तंत्र में मानी थी अपन ने v1 और माइनस VCM। इसी तरीके से m2 पार्टिकल की बात करें, m2 पार्टिकल की बात करें तो v2 बराबर v2 डैश बराबर u2 माइनस VCM, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4। एक मिनट मार्कर एक्सचेंज करते हैं, थोड़ा डल हो गया ये। देखो लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ये जो क्वांटिटी थी ये क्या थी, 0। तो यहाँ से देखो इक्वेशन 2 के अंदर u2 डैश बराबर माइनस का VCM होगा, माइनस का VCM होगा। अब देखो अपन यहाँ पर VCM भी कैलकुलेट करते हैं, तो VCM होता है m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। चूँकि ये क्वांटिटी फिर 0 हो गई, ये क्वांटिटी फिर 0 हो गई, तो VCM बराबर m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2 m1 u1 अपॉन m1 प्लस m2। तो यहाँ से देखो ये इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5। अब देखिए ये जो VCM है इसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करके अपन u1 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं, यहाँ से u2 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। u2 डैश तो बराबर ये माइनस लगाते ही कन्वर्ट हो जाएगा, v1 डैश और v2 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर एक आता है मंदन गुणांक, मंदन गुणांक, एक फैक्टर ऐड किया गया है यहाँ पर मंदन गुणांक। अब मंदन गुणांक क्या होता है, मंदन गुणांक को a से रिप्रेजेंट करते हैं और ये होता है m2 अपॉन m1। मंदक परमाणु का, मंदक का द्रव्यमान बटे न्यूट्रॉन का, मंदक का द्रव्यमान बटे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, मंदक का द्रव्यमान बटे न्यूट्रॉन का द्रव्यमान। तो यहाँ से देखिए कॉमन लेते हैं, VCM बराबर m1 u1, m1 कॉमन लिया आपने तो 1 प्लस m2 अपॉन m1। अब यहाँ से देखिए ये जो क्वांटिटी है a बन रही है, शायद इसको अपन a लिख सकते हैं, तो m1 से m1 को काट देते हैं पहले। VCM बराबर u1 अपॉन 1 प्लस a, VCM बराबर u1 अपॉन 1 प्लस a, इक्वेशन नंबर 6, इक्वेशन नंबर 6। अब समीकरण 6 से मान समीकरण 1 में, समीकरण 2 में, समीकरण 3 में और समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 6 से मान, समीकरण 6 से मान देखिएगा, देखिए क्वांटिटी किस तरीके से चेंज होती है। समीकरण 6 से हमारे पास VCM आ गया किसकी टर्म्स में, मंदक, मंदन गुणांक की टर्म्स में। देखिए क्वेश्चंस के अंदर क्या आता है, जब ऐसा आता है क्वेश्चन कि ये पार्टिकल है m1, इधर पार्टिकल है m2, जैसे न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन का मास सबको पता है, इधर एक मंदक का यूज किया जाता है और ये मंदन गुणांक दोनों के द्रव्यमान का अनुपात, इन और दोनों के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है, मंदन गुणांक। और इस स्थिति में मंदन गुणांक आपको दिया हुआ होता है। अब जब मंदन गुणांक दे रखा है आपको, तो आपको VCM ज्ञात करने के लिए कह सकता है वो u1 डैश u2 डैश और v1 डैश v2 डैश, ये क्वांटिटीज आपको कैलकुलेट करने के लिए कह सकता है। और इसके साथ ही अदर डाटा भी दिया गया होता है क्वेश्चन के अंदर, सारा नीडेबल डाटा मिलेगा। लेकिन ये समझना जरूरी है कि m2 अपॉन m1 के अनुपात को मंदन गुणांक कहते हैं। अलग से अगर आपको m2 अपॉन m1 ना देकर, m2 अपॉन m1 ना देकर वो आपको केवल मंदन गुणांक भी दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए समीकरण 6 से मान समीकरण 1, 2, 3 व 4 में रखने पर रखते हैं। देखो समीकरण 1 में रखते हैं तो u1 डैश बराबर u1 माइनस VCM था, तो VCM बराबर हमारे है u1 अपॉन 1 प्लस a,
तो U1 डैश बराबर U1 माइनस U1A माइनस U1 अपॉन 1 प्लस A। तो U1 से U1 कैंसिल आउट, ये प्लस आएगा, हाँ। U1 डैश बराबर U1A अपॉन 1 प्लस A। ए की टर्म्स में अब देखो अपन को क्वेश्चन के अंदर अगर आपको देखो सेंटर ऑफ मास फ्रेम में, अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर 7 और देखिए क्वेश्चंस का कंसेप्ट कैसे निकलता है। आपको क्वेश्चन के अंदर मंदन गुणांक दिया गया होगा और U1 दिया गया होगा और आपको कहा जाएगा कि U1 डैश सेंटर ऑफ मास फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इसकी वेलोसिटी फाइंड आउट करो, किसकी, न्यूट्रॉन की। इसी तरीके से आप U2 डैश निकालोगे, U2 डैश बराबर माइनस का VCM होता है और माइनस का VCM बराबर इस क्वांटिटी के आगे माइनस लगा दो तो माइनस का U1 अपॉन 1 प्लस A, ये आ गया अपना U2 डैश। और इसी प्रकार आप V1 डैश निकालोगे तो V1 डैश बराबर V1 माइनस यहाँ से ये जो क्वांटिटी है U1 अपॉन 1 प्लस A और V2 डैश बराबर V2 माइनस U1 अपॉन 1 प्लस A। देखिए इस तरीके से न्यूट्रॉन का मंदन किया जा सकता है। तो ऐसा कहा था मंदन होने के बाद U1 डैश न्यूट्रॉन की वेलोसिटी, किसकी, मंदक की वेलोसिटी। तो देखिए ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर केवल इस वीडियो लेक्चर में हम केवल वेलोसिटीज को कंसीडर करके चल रहे हैं। अब आगे हम इनकी एनर्जी को भी कंसीडर कर सकते हैं, इनकी एनर्जी को, कि मतलब कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी वो ट्रांसफर करेगा, देखिए जैसा पिछली वीडियो लेक्चर्स में आपने देखा होगा, यदि K फाइनल और K इनिशियल का रेशो कितना होता है 1, लास्ट की काइनेटिक एनर्जी और प्रारंभिक की काइनेटिक एनर्जी का अनुपात 1 रहता है तो कौन सी टक्कर होती है, प्रत्यास्थ टक्कर। अगर 1 नहीं रहता है तो वो क्या रहती है, अप्रत्यास्थ टक्कर। देखिए अब इस कंडीशन में हम यहाँ से VCM कैलकुलेट किया, U1 डैश कैलकुलेट किया, U2 डैश, V1 डैश और V2 डैश कैलकुलेट किया। तो इस तरीके से हम U1 डैश, U2 डैश, V1 डैश और V2 डैश कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार इसको इरेज करता हूं मैं, देख लीजिए आप, थोड़ा वीडियो को पॉज करके देख लेना। देखिए अब ये हमारा हो गया न्यूट्रॉन का मंदन, ये हमारा हो गया किसका, न्यूट्रॉन का मंदन। अब देखिए न्यूट्रॉन के मंदन में हम एनर्जी को भी कंसीडर कर सकते हैं, एनर्जी को, भैया कितनी एनर्जी इसको ट्रांसफर करेगा और किस किस केसेस में करेगा, तो उसको अपन देखते हैं। देखिए एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए कुछ केसेस होते हैं, तो कितनी एनर्जी ट्रांसफर करेगा, इसके लिए अपन प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स को अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो उसके अंदर बताया गया था कि K फाइनल और K इनिशियल का रेशो अगर 1 रहता है तो कौन सी कॉलिजन होती है, इलास्टिक कॉलिजन। अगर 1 नहीं रहता है, ग्रेटर देन होता है, तो इस कंडीशन में ये नॉन इलास्टिक कॉलिजन होती है। तो इस तरीके से न्यूट्रॉन को स्लो डाउन किया जाता है, और स्लो डाउन में मंदक के रूप में इस डेरिवेशन के अंदर अभी एनर्जी को भी कंसिडर कर सकते हैं। तो वो जो एनर्जी कंसिडरेशन है वो केवल एक छोटा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो थ्योरेटिकल पार्ट है वो आपको नोट्स में अवेलेबल हो जाएगा। देखिए छोटा सा पार्ट है, 2-3 मैथमेटिकल डेरिवेशन लाइन्स है उसके अंदर, बाकी थ्योरेटिकल है। थीटा बराबर 0 और थीटा बराबर 90 टू वैल्यूज पुट करनी है। देखिए अब जो U2 डैश, U1 डैश अपन ने कैलकुलेट कर लिया, तो इस तरीके से न्यूट्रॉन का स्लो डाउन किया जाता है और मंदक के रूप में ग्रेफाइट या D2O जैसे भारी जल या ग्रेफाइट या D2O या भारी जल आदि का उपयोग किया जाता है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।